Today we're going to understand industrialization and social change, which is under the chapter number 6, Work and Economic Life. And hopefully we'll try to cover all the concepts in this lecture, and this is going to be the last lecture of chapter number 6. Okay, so let us understand first what is industrialization and social change. Industrialization क्या होता है? It is shift from agrarian economy to machine based production. ओके पहले जो इकॉनमी होती थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है, जिसे हम एग्रेरियन बेस्ड कहेंगे. एग्रेरियन बेस से हमें शिफ्ट देखने को मिला टू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन, जहाँ मशीन के जरिए प्रोडक्शन की जाती थी. एंड दिस लीड्स टू लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर. और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब ये प्रोसेस आया, व्हेन दिस एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस, इससे हमें क्या देखने को मिला? इट रिजल्टेड इनटू लार्ज स्केल फैक्ट्रीज. लार्ज स्केल फैक्ट्रीज हमें देखने को मिली. अर्बनाइजेशन, जो लोकल पीपल हैं या रूरल पीपल है वो शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है, इन द सर्च ऑफ जॉब, इन द सर्च ऑफ सर्वाइवल. और डिविजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिला. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे. आपको पता होना चाहिए लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर, इन टर्म्स का क्या मतलब है. ये आपके ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को एनहांस करता है जब आपको चीज़ों की समझ होगी, ठीक है. सो अगर हम देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ना, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मशीन्स. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मशीन्स. ये सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं है. मशीन्स के साथ साथ इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. पूरी सोसाइटी को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सोसाइटल रिलेशंस जो है उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है और पावर स्ट्रक्चर्स को बदल रहा है, ठीक है. तो अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को देखोगे या इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी टर्म को देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो सिर्फ मशीन्स के बारे में कि मशीन्स बनी, या फिर ये कहोगे कि मशीन्स ने कहीं ना कहीं ह्यूमन लेबर को रिप्लेस किया है. लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग देखोगे ना, तो ये एक लार्जर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली. एक सोसाइटल लेवल पर और सोसाइटल जो रिलेशनशिप्स थे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली, और जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली. Now let us talk about this Arnold Toynbee's view. What is Arnold Toynbee's view was? He used the term industrial revolution. Arnold Toynbee ने इस term को use किया industrial revolution को. उसने इसे एक sudden transformation के तौर पर देखा in economic और social life, ठीक है. उसने एक sudden transformation के तौर पे देखा in economic and social life. देखो उसने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को इस तरीके से समझाया कि एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था, ठीक है. सडन ट्रांसफॉर्मेशन वाज बेसिकली कि ऐसा हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिला. तो इट वाज नॉट जस्ट इकोनॉमिक चेंज, क्योंकि इसने इकोनॉमी के साथ साथ सोशल लाइफ को भी बदल के रख दिया था, ठीक है. अगर आप पहले की बात करो, अर्लियर टाइम्स की बात करो, जो प्रोडक्शन थी वो होम बेस्ड थी. कॉटेज इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिली थी. और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमें जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट होते हुए फैक्ट्रीज की तरफ देखने को मिली, ठीक है. इससे क्या हुआ? ही एम्फसाइज्ड राइज ऑफ फैक्ट्रीज, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कैपिटलिज्म, इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म. तो जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे उनको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस किया और एक नई वर्किंग क्लास को क्रिएट किया. तो इस चीज़ पे इन्होंने एम्फसाइज किया है, न्यू वर्किंग क्लास, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था, फैक्ट्रीज राइज हो रही थी, ठीक है. Now let's talk about the second thing, which is major social changes due to industrialization. क्या क्या social changes हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमें क्या चेंज देखने को मिला? कैपिटलिज्म में राइज देखने को मिला, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू वेज लेबर, ग्रोथ ऑफ मार्केट इकोनॉमी. देखो पहले यूज जो था, देयर वाज अ शिफ्ट, एक शिफ्ट देखने को मिला यूज वैल्यू से टू एक्सचेंज वैल्यू इकोनॉमी, ठीक है. चीज़ें को एक्सचेंज किया जाने लगे, पैसे का यूज़ होने लगा, ठीक है. लेबर जो है वो वेज बेस्ड हो गया. लेबर जो है इट बिकेम वेज बेस्ड, ठीक है. और उन्होंने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया और इसी लेबर को ये बेचने लगे, ठीक है. अब वो प्रोडक्ट्स को नहीं बेचते, अब वो इस लेबर को बेचते थे. दे सेल लेबर नॉट प्रोडक्ट्स. तो ये क्या है? एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा चेंज, एक सडन शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि लेबर को आप पैसे दे रहे हो, लेबर बिकने लगे हैं, ठीक है. नेक्स्ट कम्स सोशल चेंजेस. सोशल चेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिली? ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, न्यू क्लासेस, बुर्जुआस, प्रोलिटेरियट्स. बुर्जुआस एंड प्रोलिटेरियट्स का कॉन्सेप्ट तो हम आई थिंक बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं हम बहुत जगह, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज़ कर चुके हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको फिर से समझाने की ज़रूरत है. फ्रॉम द बिगिनिंग हमें इतना पता है कि ये कार्ल मार्क्स से लिया गया है, ज़्यादा मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी, ठीक है.
सो बुर्जुआस ओनर्स थे, प्रोलेटेरिएट्स वर्कर्स थे, ठीक है, इनका हमें नई क्लासेस उभरते हुए देखने को मिली आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो नेक्स्ट कम्स urbanization. देखो urbanization was migration from villages to cities, or you can say a migration of the rural people to urban cities. ठीक है, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, इनइक्वालिटीज, ये भी हमें देखने को मिला urbanization के कॉन्सेप्ट में. ठीक है, देखो लोग जो थे, जॉइंट फैमिली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, वर्क शिफ्ट हो गया आउटसाइड होम. ठीक है, इवन आप देखोगे वुमेन का ना, यहाँ पे वुमेन क्या लिखा है, वुमेन का इन्होंने नहीं बताया है, आप ये भी मत लिख लीजिएगा कि वुमेन के रोल्स चेंज हो गए. ठीक है, क्योंकि अब वुमेन भी इस लेबर फोर्स में हमें देखने को मिली, वुमेन की पार्टिसिपेशन भी हमें लेबर फोर्स में देखने को मिली. ठीक है, और ये जो बुर्जुआस क्लास है या प्रोलेटेरिएट्स के जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ही कहीं ना कहीं इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट का बीच उगाया है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही ये क्लासेस बनी और इसी से हमें ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला. ठीक है, देन कम्स लेबर मोबिलाइजेशन. ठीक है, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन डज नॉट क्रिएट जॉब्स. ठीक है, याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इट डज नॉट क्रिएट जॉब्स. ठीक है, इट डज नॉट जस्ट क्रिएट जॉब्स. इसका मतलब आपको, आई एम सो सॉरी, इसकी टोन चेंज हो गई. नॉट जस्ट क्रिएट जॉब्स में फ़र्क है, नॉट क्रिएट जॉब्स एंड नॉट जस्ट क्रिएट जॉब्स में फ़र्क है. ठीक है, ये जस्ट मैंने ऐड कर दी, ये सिर्फ ये जॉब्स को ही नहीं क्रिएट कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, ये उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर रहा है ओवर दिस, कंट्रोल हो गया, वेजेस हो गया, डिग्निटी हो गया, इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. तो एक कॉन्फ्लिक्ट डायमेंशन हमें देखने को मिला इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट कम्स लेबर मोबिलाइजेशन, जहाँ पे हमें मूवमेंट ऑफ वर्कर्स देखने को मिली. ठीक है, रूरल से वो इंडस्ट्रियल एरियाज में आए. अक्रॉस रीजन्स एंड कंट्रीज वी हैव सीन दिस मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हिच वाज ड्रिवन बाय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. दो चीज़ें ही थी, अपने सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए ही तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि वो सर्वाइव कर सकें. कैसे सर्वाइव करेंगे? पैसा खाने के लिए, उनको खाना खरीदने के लिए पैसा चाहिए. तो ये क्या है, दे आर एक्चुअली ड्रिवन बाय दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, आप मूवमेंट देखोगे लेबर की, अक्रॉस रीजन्स हो रहा है, सेक्टर्स, ऑक्यूपेशंस मूवमेंट देखने को मिल रही है. पहले के टाइम में लोग क्या होते थे, वो टाइड टू लैंड, अपनी उस लैंड के साथ जुड़े होते थे. मरना जीना उसी लैंड पे, पीस ऑफ लैंड पे होता था कि यार यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, मगर बाहर नहीं जाएंगे. ठीक है, लेकिन अब जो है ना, लेबर बहुत मोबाइल हो गया है. ठीक है, और मार्केट डिपेंडेंट हो गया है. ठीक है, तो लेबर मोबिलिटी एक तरीके से आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है, जॉब्स को क्रिएट करती है, और एक इंस्टेबिलिटी को भी डेफिनेटली क्रिएट करती है, क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. द लेबर्स, दे डोंट हैव एनी रूट्स, दे डोंट हैव एनी सिक्योरिटी. सो एक तरीके की इंस्टेबिलिटी को भी क्रिएट करता है. एक आप देख सकते हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी. देन कम्स ट्रेड यूनियनिज्म. ट्रेड यूनियनिज्म इज द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स. इसका एम क्या है? बेटर वेजेस. बेटर वेजेस के लिए लोग जो भी वर्कर्स हैं, वो कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन आपस में उनकी रहती है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कलेक्टिवली रेजिस्ट करते हैं. ठीक है, ओनर के खिलाफ भी वो रेजिस्ट कर सकते हैं. जो एक इंडिविजुअल है जो उनको रूल कर रहा है ऊपर से, उसके खिलाफ हो सकता है, अपने बेटर वेजेस के लिए, अपनी बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए. और एग्जाम्पल स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलती हैं. देखो, ट्रेड यूनियंस ट्रांसफॉर्म लेबर फ्रॉम अ स्कैटर्ड फोर्स इनटू अ नेगोशिएटिंग पावर. ठीक है, अलग अलग जगह आपको वो फोर्स देखने को मिलती है, तो वो लेबर को अलग अलग फोर्स जो उनकी लगी होती है उसको एक तरीके से एकजुट कर देता है, नेगोशिएटिंग पावर में ट्रांसफॉर्म कर देता है. ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट बहुत कॉमन है, बहुत सारे लेबर्स अपने हक के लिए लड़ते हैं. देन कम्स लॉकआउट्स. देखो लॉकआउट्स क्या है? ये तब होता है जब एक एम्प्लॉयर अपने वर्क प्लेस को शट करता है. व्हेन एम्प्लॉयर्स शट डाउन वर्क प्लेसेस यूज टू प्रेशराइज वर्कर्स, ऑपोजिट ऑफ स्ट्राइक्स. ये स्ट्राइक्स के ऑपोजिट है लॉकआउट्स. ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, वो वर्क प्लेस को ही बंद कर रहा है ताकि बाकी वर्कर्स को वो प्रेशराइज कर सकें. ठीक है, यहाँ पर पता चलता है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टू साइडेड है.
ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लेबर जो है वो कैपिटल को रजिस्टर नहीं कर रहा है। मतलब पहले में हमने पढ़ा कि लेबर जो थे वो लड़ रहे हैं, वो मतलब आपस में एकजुट होके एक इंसान के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आप उस वर्क प्लेस को ही बंद करा रहे हो, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट हमें ये देखने को मिलता है। देन कम्स न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट, कैपिटल वर्सेस लेबर। ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट जो था वो ट्रेडिशनल जो हम बात कर रहे हैं अर्लियर टाइम्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कैपिटल वर्सेस लेबर रहेगा। आज के टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स देखने को मिलेंगे, परमानेंट वर्कर्स देखने को मिलेंगे, स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड, गिग वर्कर्स वर्सेस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ऐप बेस्ड जॉब्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखो पहले टाइम पे कैपिटल और लेबर की बात होती थी, ठीक है। इट वाज ओनली अबाउट कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी देखने को मिलेंगे, आपको परमानेंट वर्कर्स भी देखने को मिलेंगे, स्किल्ड अनस्किल्ड देखने को मिलेंगे, गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में काम कर रहे हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये इट इज़ नो लॉन्गर बाइनरी, बहुत ही फ्रैगमेंटेड तरह का इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत लेयर्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा है, अनचेक्ड पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। और अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो बिना किसी रेगुलेशन के तो इट विल लीड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस, राइट। तो इट रिजल्ट्स इनटू क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में अगर हम देखेंगे। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज की टर्म्स हैं, आज के बेसिस के प्रोसेसेस हैं, आज ये सब हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेशन ने अब लेबर को रिप्लेस कर दिया है। एक न्यू इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, वो है डिजिटल डिवाइड, कि हम लोगों में डिविजन आ गई है थ्रू दिस डिजिटल थिंग्स। ये जो डिजिटलाइजेशन है इसके ज़रिए डिविजन लोगों में देखने को मिल रही है, ठीक है। जो लेबर था जो आपस में लड़ते थे, अब वो उसको किसने रिप्लेस कर दिया, ऑटोमेशन ने, ठीक है। अब हम कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर से मूव कर रहे हैं रिडंडेंसी ऑफ लेबर में, ठीक है। अब ह्यूमन लेबर की आपको ज़रूरत कम पड़ रही है, जॉब्स ऑटोमेशन ऑफ जॉब्स देखने को मिल रही है, न्यू इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। देन कम्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। अच्छा एक और एग्जाम्पल, जैसे आजकल इतने पहले ना हम बहुत सारा सोचने समझने में अपनी चीज़ों को बहुत टाइम लगाते थे। कोई ऐसे लिखना होता था, कोई आंसर लिखना होता था, वी यूज टू सर्च अ लॉट ऑफ बुक्स, इवन आवर टाइम्स वी यूज टू take a lot of bundles of books and we used to search for just one topic. And when we have to go for debates, we used to search the libraries, we used to search newspapers a lot. But now the time has changed. People simply वो चैट जीपीटी हमारे पास है, हमारे पास एक सेकेंड चैट जीपीटी है, ठीक है। चैट जीपीटी के अलग अलग वर्जन्स हैं and I think there is this perplexity, something like that. There's Gemini. So these are very important tools which are doing our work, ठीक है। अब हम अपना काम आधे से ज़्यादा काम जो है इन रिसोर्सेज से करा रहे हैं जो कि AI टूल्स हैं, ठीक है। Then comes formal and informal organization of work. When we talk about this formal organization of work refers to work which is regulated by rules, laws and structure. कोई भी काम जो गवर्न हो रहा है रूल्स, लॉज और स्ट्रक्चर के तहत, ठीक है, जिसमें लीगैलिटी आपको देखने को मिलेगी। Then comes key features, written rules, fixed hierarchy, defined roles, job security. ये हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के की फीचर्स हैं कि आपको रूल्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। आपके फिक्स्ड हिरार्की है, आपके रोल्स को डिफाइन किया गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके काम को पहले से अच्छे से डिफाइन किया है, आपको जॉब सिक्योरिटी दी है, ठीक है। देन कम्स मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट। देखिए मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन थिंकर्स को यूज़ करना, यूटिलाइज करना इज़ लाइक द मेन थिंग। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें उस मैक्स वेबर हो गया या हमारे कार्ल मार्क्स हो गया, उनको किस तरीके से यूज़ करें, दैट आपके आंसर को अलग बनाता है बाकी बच्चों से, ठीक है। देखिए लीगल रैशनल अथॉरिटी है ऐसी अथॉरिटी विच इज़ बेस्ड ऑन रूल्स नॉट पर्सनल पावर। कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, जो पोजीशन से आती है ना कि एक इंसान से, ठीक है, उसे हम कहेंगे लीगल रैशनल अथॉरिटी। देन कम्स ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया है एफिशिएंसी के लिए, कंट्रोल के लिए, ठीक है।
सो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन विद हियरार्की रूल्स एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है. देन कम्स लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, ठीक है. ये आप लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया देख सकते हो, ठीक है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो था वो सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस के लिए निकला है. इससे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बेसिकली ना जो वर्कर्स थे उनकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था. देन कम्स मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. मिनिमम वेजेस एक्ट इंश्योर्स मिनिमम पे, आपको मिनिमम पे देनी है, उस चीज़ को इंश्योर कराता था, और जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी अलग उसको प्रिवेंट कराता था, ठीक है. पेमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूटी एक्ट 1972. रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलते थे. इसमें क्या था, ये पोस्ट रिटायरमेंट जो एक डिग्निटी होती है उसे इंश्योर कराता था. पेमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूटी एक्ट 1972. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ईदर यू आर राइटिंग इन योर आंसर्स, आपको पता होना चाहिए इन एक्ट्स के बारे में. आप एसेज लिख रहे हैं, वहाँ पर काम आते हैं. तो आपका सोशियोलॉजी का नॉलेज जो है वो बहुत ही दूसरे डिसिप्लिन से इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारा बाकी डिसिप्लिन से मैच करता है. इवन एसेज भी आप देखोगे बहुत सारे सोशल एसेज पूछे जाते हैं, वहाँ पर आप इन टर्म्स को, आप इन एक्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है. देन कम सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन फॉर वुमेन के लिए बात करता है. सो इट इंश्योर्स जेंडर जस्टिस, ठीक है. तो फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया, जो वो इंस्टीट्यूशंस जो रिकग्नाइज करते हैं वर्कर के राइट को, ठीक है, आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपको पर्क्स दे रहे हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, आपके रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं. तो देयर इज दिस रिकग्निशन ऑफ इन दीज वर्कर्स राइट. देन कम्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क. देखो इसमें क्या होता है, वर्क तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बिना किसी भी रिकग्निशन के, ठीक है. वर्क इज एग्जिस्टिंग बट विदाउट रिकग्निशन. सो व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क? वर्क आउटसाइड फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर. एक फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर करते हैं. ये फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर के बाहर का काम जो भी है आप उसके अंडर इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क हो गया. कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है. की फीचर्स क्या, नो फिक्स्ड वेजेस, नो लीगल प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबल है लेकिन इनसिक्योर है, ठीक है. अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं. देखो घर में औरतें आती हैं काम करने के लिए. अक्सर इंडियन सोसाइटी में देखोगे देर आर दीज मेड्स, जिन्हें हम कहते हैं कि मेड्स आए हैं, हेल्पर्स आए हैं, ये डोमेस्टिक वर्कर्स हमारे घर में काम करते हैं. या इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ रखी जाती हैं, जो कि गलत है, ठीक है, और बैन है आप बच्चों को काम कराना. लेकिन आप देखोगे इंडियन सोसाइटीज़ में ये जो औरतें आ रही हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ठीक है, इन्हें ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, उसकी अश्योरेंस कोई नहीं ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि वो उस वर्क सेक्टर के अंदर काम नहीं करती हैं, वो इनफॉर्मल के अंदर आती हैं, ठीक है. और फिर आगे स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेज लेबर्स डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है. स्पेशली जैसे आप इंडिया में देख लो, इंडियन सोसाइटीज़ में आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है. ये कहीं ना कहीं सस्टेन तो कर रही है इकोनॉमी को, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन ये अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है. और अगर इनके साथ कुछ बुरा बर्ताव हो भी रहा है तो वो प्रोटेक्शन नहीं है उस चीज़ की, ठीक है. तो इंडियन रियलिटी अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी वर्क फोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि गरीब लोग बहुत हैं, उनकी तादाद बहुत है. बहुत सारे माएँ, बहुत सारी अपने घर चलाने के लिए किसी के घर काम करती हैं, किसी के घर बर्तन धोती हैं, और उस काम को वो ज़रूरी काम तो है कि वो अपना घर चला रही हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांग रही है, बल्कि बहुत हक से काम करके वो पैसा कमा रही हैं, ठीक है. लेकिन ये काम इनविजिबल है, किसी को दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड है. उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रिटन रूल्स भी नहीं है, ठीक है. देन कम्स ग्लोबलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन creates jobs, it increase in contract work, outsourcing leads to informalization of work. देखो जो ग्लोबलाइजेशन है ये क्या कर रहा है, ये वर्क को इंक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क को इंक्रीज कर रहा है, और जॉब्स को ना क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है. लेकिन ये कहीं ना कहीं जॉब्स को इनसिक्योर भी बना रहा है और टेम्पररी भी बना रहा है, दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है. देन कम्स रोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? इट सेट्स लेबर स्टैंडर्ड्स ग्लोबली.
ये ना ग्लोबल लेवल पर लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। और ILO का ये काम होता है कि वो ग्लोबलाइजेशन को ह्यूमनाइज कर सके। सो ILO इट ट्राइज टू ह्यूमनाइज ग्लोबलाइजेशन, इट प्रोमोट्स डिसेंट वर्क, वर्कर्स के राइट्स, एक स्टैंडर्ड को सेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आ जाइए डिफरेंस के ऊपर। हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है, और एक फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस हम देखते हैं। रेगुलेशन की किस तरीके से होती है, फॉर्मल की लीगल, इनफॉर्मल की नो लीगल कंट्रोल, कोई भी लीगल कंट्रोल नहीं है। जॉब सिक्योरिटी हाई रहती है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में लो रहती है। वेजेस फिक्स्ड हैं फॉर्मल में और इरेगुलर इनफॉर्मल में आपके वेजेस रहेंगे। और बेनिफिट्स ऑब्वियसली येस बेनिफिट्स हैं, आपको ग्रेट्युटी और PF वगैरह मिलता है, लेकिन बेनिफिट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आ गई आपकी फॉर्मल में गवर्नमेंट जॉब और इनफॉर्मल में आपका स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, और फॉर्मल में एक सिक्योरिटी है, एक रिजिडिटी आप देख सकते हो, और इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी भी जितनी है उतनी ही वल्नरेबिलिटी भी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अब आ जाइए लेबर एंड सोसाइटी। लेबर और सोसाइटी के हम की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। देखो, लेबर जो है ना, इट इज़ नॉट स्टैटिक। ठीक है, लेबर जो है वो स्टैटिक नहीं है, ये चेंज करता है विद टेक्नोलॉजी एंड कैपिटलिज्म। सो इट चेंजेस विद टेक्नोलॉजी एंड कैपिटलिज्म। टेलरिज्म, ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे लेबर एंड सोसाइटी के अंदर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो लेबर जो है ना, इसके पास कोई चॉइस नहीं होती है, हैज़ नो चॉइस ऑफ वर्क, या बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। ठीक है, और वहीं पर एक वर्कर अगर देख लो, उसके पास चॉइसेस हैं। एक वर्कर, उसके पास चॉइसेस हैं। एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का रिश्ता है। यहाँ पे लेबर में एक इनफॉर्मल, हाईली इनफॉर्मल सेक्टर में वो रहते हैं। ठीक है, और आपको पता है मार्क्स का ये मानना था कि दोनों ही एक्सप्लॉइट होते हैं, वर्कर्स भी और लेबर भी दोनों ही एक्सप्लॉइट होते हैं, लेकिन जो वर्कर है वो थोड़ा कम एक्सप्लॉइट होते हैं दैन लेबर। ठीक है, अब आ जाइए कि कॉन्सेप्ट्स। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, टेलरिज्म। ठीक है, टेलरिज्म हमारा FW टेलर ने दिया। उन्होंने फोकस किया है एफिशिएंसी पे, टाइम, मोशन स्टडीज़ पे, और वर्कर जो है वो मशीन लाइक रोल है। यानी कि उन्होंने वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया और टाइम और मोशन को मेजर करने लगे। ठीक है, तो टेलरिज्म में बेसिकली क्या होता है, वर्कर्स को ना आप मशीन का एक्सटेंशन समझने लगते हो। जो वर्कर है उसका एक मशीन की तरह रोल है। ठीक है, तो टेलरिज्म क्या कर रहा है, दे ट्रीट वर्कर्स एज एक्सटेंशंस ऑफ मशीन्स। देन कम्स फोर्डिज्म। फोर्डिज्म इज एसोसिएटेड विद हेनरी फोर्ड। ठीक है, ये ना एक मास प्रोडक्शन वाला सिस्टम माना जाता है। फोर्डिज्म इज कंसिडर्ड एज अ मास प्रोडक्शन सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? ओके, इसके फीचर्स मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, वर्कर पेड बेटर वेजेस, इंक्रीज कंजम्पशन। देखो, असेंबली लाइन जो है यहाँ पर, इट इज़ इक्वल्स टू स्पीड और आपकी इन्फॉर्मिटी कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रही है, कोई भी एक चीज़ जिसको ज़्यादा लार्जर लेवल पर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। ठीक है, और जितनी ज़्यादा वेजेस हैं, वर्कर्स कंज्यूमर्स बन जाएंगे। ठीक है, जितनी आप वेजेस उनको ज़्यादा दोगे तो वर्कर्स कंज्यूमर्स बन जाएंगे। कैसे, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, उसका काम इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री में है, लेकिन उसको पैसे 1 लाख मिल रहे हैं। उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कंज्यूम भी उतना ही ज़्यादा करेगा, तो वो वर्कर्स को कंज्यूमर्स में तब्दील करेंगे, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो फोर्डिज्म क्या करता है, इसी प्रोडक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी प्रोडक्शन को लिंक कर रहा है कंजम्पशन के साथ। प्रोड्यूस भी वही कर रहे हैं और कंज्यूम भी वही कर रहे हैं। एक तरीके से हम समझ सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, देन कम्स पोस्ट फोर्डिज्म, शिफ्ट फ्रॉम रिजिड फोर्डिज्म टू फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। जो पहले रिजिड फोर्डिज्म था उससे शिफ्ट देखने को मिला हमें फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन में, यानी कि जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई ना, तो प्रोडक्शन भी उसी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन से यहाँ पे कस्टमाइजेशन को देखने को मिला। पहले एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा था, लेकिन आजकल कस्टमाइजेशन का वो है,
सिस्टम है, ठीक है। स्मॉल बैच प्रोडक्शन की जाती है कि यार ये कस्टमाइज्ड है, इतना ही प्रोड्यूस करना है। स्किल्ड लेबर उसके लिए लिया जाता है कि इसकी कस्टमाइजेशन हो रही है, उस कस्टमर के हिसाब से ये चीज़ बनेगी, तो स्किल्ड लेबर को उस स्मॉल पैच या उस स्मॉल वर्क के लिए हायर किया जाता है। देन कम्स कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर। देखो, लेबर बिकम्स अ कमोडिटी। कोई भी लेबर है, आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो एज अ ह्यूमन एफर्ट। एक ह्यूमन ने एफर्ट डाली है, आप उसको उस तरीके से वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उसको एक मार्केट कमोडिटी की तरह देख रहे हो। तो जो ह्यूमन वर्क है ना, ह्यूमन एफर्ट जो है, इट हैज़ बीन रिड्यूस टू इट्स प्राइस। उसको मापा तोला जा रहा है उसके प्राइस से, ठीक है। बॉट एंड सोल्ड इन मार्केट लाइक गुड्स। जैसे हम ना एक गुड्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, वैसे ही आज लेबर को खरीदा और बेचा जा रहा है। क्यों, कैसे हम इसे कह सकते हैं? देखो, इसे हम इसलिए कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल लेबर की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी फिक्स्ड लेबर नहीं है आज के टाइम में, कोई भी फिक्स्ड एम्प्लॉयर नहीं है, कोई किसी के पास स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल ना, कैपिटल को, फ्लेक्सिबिलिटी जो भी है ये कैपिटल को बेनिफिट करती है, हमेशा याद रखना। लेकिन हमेशा लेबर को ये फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट नहीं करती। कब उनको ले ऑफ कर लिया, कब उनको काम से निकाल लिया, कब उनको छुट्टी करवा दी, उनको अपनी स्टेबिलिटी नहीं है। सो नो फिक्स्ड पैटर्न, फ्लेक्सिबल लेबर है भाई, कब चाहे मन किया यूज़ कर लो और फिर उनको निकाल दो नौकरी से। पार्ट टाइम वर्क है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है या गिग वर्क है, ठीक है। देन कम्स पोर्टफोलियो वर्कर्स। अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये ना मॉडर्न वर्कर्स जैसे होता है ना कि एक इंसान है और वो अलग अलग रोल, अलग अलग जॉब्स कर सकता है, तो उसे पोर्टफोलियो वर्कर्स कहते हैं। यानी कि पीपल डूइंग मल्टीपल जॉब्स, प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोजेक्ट्स, जैसे फ्रीलांसर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी है, डिज़ाइनर भी। और आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पोर्टफोलियो वर्कर्स बन रहे हैं, वो अपनी ब्रांड कर रहे हैं, वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो फ्रीलांसर हैं, वो डिज़ाइनर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूब पे उनके चैनल्स हैं, एंड कोई उनका पीछे बिजनेस या कुछ खोला हुआ है उन्होंने, उसे भी बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो दीज आर लाइक पोर्टफोलियो वर्कर्स। यानी कि एक वर्कर की आइडेंटिटी जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। देन कम्स चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर एंड सोसाइटी। पहले क्या था? पहले स्टेबल जॉब्स होती थी, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होती थी। अब क्या है? अब गिग इकोनॉमी, जॉब इनसिक्योरिटी है और स्किल बेस्ड हायरिंग हो रही है, ठीक है। इसकी समराइज करते हैं, इसकी समरी देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी। देखो, फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन टू ग्लोबलाइजेशन, द स्टोरी ऑफ वर्क इज a story of control. It is a story of conflict and continuous change, right? Industrialization has actually transformed society, economy, class, environment, everything has been transformed. And work को डिवाइड किया है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। लेबर चेंज हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, दीज आर द थिंग्स जहाँ से लेबर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और जब ये टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास, तो टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये साथ ही साथ में इन क्वेश्चंस को भी रेज करती है, जैसे डिग्निटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया। और ये जो लेबर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी वेजेस कम हैं, या फिर आप वर्कर को या किसी लेबर को अपने आप ही निकाल रहे हो बिना उन्हें पहले इन्फॉर्म करे, कभी भी जब मन किया उन्हें ले ऑफ कर लिया, उनकी जस्टिस के लिए भी बात हो रही है। तो अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है और उससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें इन चीज़ों पे भी क्वेश्चंस उठाने चाहिए, हमें इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। ये इन चीज़ों पे क्वेश्चंस खुद ब खुद रेस कर रहे हैं कि उस इंसान की डिग्निटी, उस इंसान की सिक्योरिटी और जस्टिस का क्या, ठीक है। So that's all for today. We have completed whole chapter number 6, and in the next lecture we will try to cover another chapter. And ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा ही था, इसमें इतना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। So that's all for today. Thank you.